हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री कृष्णा पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर का जो पेपर था प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, उसमें हम अमेरिका के संविधान के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास देखेंगे। देखिए, अमेरिका के संविधान का हमारा बैकग्राउंड हो गया था, आज़ादी किस प्रकार मिली थी, राज्यमंडल क्या था और अमेरिका के संविधान की विशेषताओं के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। वो हमारी पिछली क्लासों में हो गया था। आज हम अमेरिका के संविधान की जो एक विशेषता हमारी बच गई थी पिछली क्लास में, मैंने कहा था कि उसका डायग्राम बना के पूरा अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। तो उसमें जो लास्ट विशेषता बची हुई है वो है शक्ति पृथक्करण एवं शक्ति संतुलन। देखिए, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है अमेरिका के संविधान की कि यहाँ पे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है और शक्ति पृथक्करण के साथ साथ में शक्ति संतुलन भी पाया जाता है। देखिए, इसका भी एक लॉजिक है, इसको समझना पड़ेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे भी शक्ति पृथक्करण है, लेकिन उस तरीके का नहीं है जिस प्रकार से अमेरिका में शक्ति पृथक्करण है। देखिए, अगर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहले शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो देने वाला विचारक था वो था मॉन्टेस्क्यू। सबसे पहले शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का जनक कौन है? मॉन्टेस्क्यू है। और मॉन्टेस्क्यू के विचारों का प्रभाव किसके संविधान के ऊपर पड़ा? अमेरिका के संविधान के ऊपर पड़ा। ठीक है, तो अमेरिका के संविधान में हमारे को मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की छवि देखने को मिलती है। अमेरिका के संविधान में मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। देखिए, शक्ति पृथक्करण का मतलब क्या हो गया कि सरकार के जो तीनों अंग होते हैं, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, सरकार के तीन आधार स्तंभ होते हैं। ये क्या होते हैं? सरकार के तीन आधार स्तंभ होते हैं। ठीक है, सरकार के तीन अंग हैं। शक्ति पृथक्करण का मतलब हो गया कि मॉन्टेस्क्यू के अनुसार कि व्यवस्थापिका के कार्य अलग हैं, कार्यपालिका के कार्य अलग हैं और न्यायपालिका के कार्य अलग हैं। यानी कि कार्यपालिका अलग चीज़ है यहाँ पे अमेरिका में, व्यवस्थापिका अलग चीज़ है और न्यायपालिका अलग चीज़ है। हालांकि तीनों सरकार के आधार स्तंभ हैं। भारत की बात करें तो भारत में भी तीनों पाए जाते हैं, लेकिन भारत में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इसलिए नहीं कहलाता क्योंकि कार्यपालिका का जो निर्माण होता है वो किस में से होता है? व्यवस्थापिका में से होता है। देखिए, अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में तो क्या है कि दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, नाम मात्र की और दूसरा है वास्तविक। ठीक है, तो नाम मात्र की कार्यपालिका में तो कौन आ जाएगा? राष्ट्रपति। और वास्तविक में कौन आ जाएगा? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रपति किसका सदस्य होता है? अगर हमारे संसद की बात करें तो संसद क्या है? व्यवस्थापिका है हमारे भारत की। तो संसद के कितने अंग हैं? तीन हैं। लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसका अंग है? हमारे भारत की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो भारत में राष्ट्रपति किसका अंग हो गया? संसद का अंग हो गया। संसद क्या है? व्यवस्थापिका है। तो इसका मतलब कार्यपालिका किससे रिलेटेड है? हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति किससे रिलेटेड हो गया? व्यवस्थापिका का अंग हो गया। ठीक है, प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद किसके सदस्य होते हैं? व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अगर नहीं है तो कितने दिन में सदस्यता लेनी पड़ेगी? 6 माह के अंदर इनको संसद व्यवस्थापिका की सदस्यता लेनी पड़ेगी, नहीं तो प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। इसलिए हमारे भारत में तो कार्यपालिका का निर्माण किस में से होता है? व्यवस्थापिका में से होता है। जबकि अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका के में से नहीं होता है। अब हमारे तो यहाँ पे क्या है कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यानी कि
व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रपति को वहाँ पे अमेरिका में नहीं हटा सकती, क्योंकि व्यवस्थापिका अमेरिका में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित हैं? अमेरिका में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। और राष्ट्रपति का चुनाव व्यवस्थापिका के द्वारा नहीं होता है, इसलिए राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। और जब व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है तो व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं हटा सकती है, ठीक है। अब साहब अमेरिका के राष्ट्रपति को केवल एक ही कंडीशन में हटाया जा सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको पिछली क्लास में भी, कि केवल और केवल महाभियोग के आधार पर इसको हटाया जा सकता है। किसके आधार पर? महाभियोग चलाकर ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल मैंने कितना बताया था? 4 वर्ष। एक कॉमन बात और होती है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो केवल 20 जनवरी को ही शपथ लेता है। 20 जनवरी को क्या करता है? वो शपथ लेता है। तो वहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या हो गया? स्थिर हो गया, अस्थायी नहीं, अस्थिर नहीं है। हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो क्या है अस्थिर है, ठीक है। तो इस प्रकार से वहाँ पे क्या हो जाता है? शक्ति संतुलन भी पाया, शक्ति पृथक्करण पाया जाता है। और शक्ति संतुलन कैसे पाया जाता है इसको भी समझ लेते हैं हम। इसको थोड़ा सा समझ के फिर इस डायग्राम को समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिमाग में ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल वे में समझना है इसको, अंडरस्टैंडिंग बनानी है, रटना नहीं है। राजनीति विज्ञान में कुछ चीज़ें रटने वाली होती है और कुछ चीज़ें समझने वाली होती हैं। रटने वाली कम, समझने वाली ज़्यादा होती हैं। अगर ज़्यादा समझदारी से काम में लेओगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा, रटने पे ध्यान दोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आगे स्कूल लेक्चर के एग्जाम में भी 2-3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं अमेरिका ब्रिटेन के संविधान से। एक बार दिमाग में सेट हो गया, ज़िंदगी में गलत नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए शक्ति संतुलन कैसे पाया जाता है। जैसे व्यवस्थापिका है तो व्यवस्थापिका का नियंत्रण किसके ऊपर रहता है? कार्यपालिका के ऊपर भी रहता है और किसके ऊपर रहता है? न्यायपालिका के ऊपर भी रहता है। यानी कि अलग अलग कार्य तो हैं, व्यवस्थापिका का अपना कार्य, अपना रोल है, कार्यपालिका का अपना रोल है, अपनी भूमिका है, न्यायपालिका का अपना रोल, अपनी भूमिका है। लेकिन इसके साथ साथ में ऐसा सिस्टम अपनाया गया है वहाँ पे ताकि एक कोई सा क्षेत्र भी अपने क्षेत्र में निरंकुश नहीं हो सके, यानी कि बैलेंस बना रहे। जैसे कि हमारे यहाँ पे चैन होती है माला, उसमें अनेक कड़ियाँ मिली हुई रहती हैं इस प्रकार से। और जब कड़ियाँ मिली हुई रहती हैं तो क्या होता है कि हर एक चैन क्या करती है? एक दूसरे को नियंत्रित करती है, तभी तो ये चैन है। मान लीजिए कि अगर एक कड़ी टूट जाएगी यहाँ पे तो चैन रहेगी क्या? ये नहीं रहेगी। मान लीजिए दूसरी कड़ी टूट गई इधर से, तो ये चैनों पर माला बन पाएगी क्या? चैन रह पाएगी क्या? नहीं रह पाएगी। इसलिए ये क्या करते हैं? ये तीनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और अमेरिका के जो व्यवस्था है उसको बनाए रखते हैं, ठीक है। तो देखिए व्यवस्थापिका का नियंत्रण किसके ऊपर रहता है? कार्यपालिका के ऊपर भी रहता है और न्यायपालिका के ऊपर भी रहता है। ऐसे ही न्यायपालिका, जैसे मान लीजिए कार्यपालिका है तो कार्यपालिका का नियंत्रण व्यवस्थापिका के ऊपर भी है और किसके ऊपर है? न्यायपालिका के ऊपर भी है, ठीक है। यानी कि कार्यपालिका का नियंत्रण व्यवस्थापिका के ऊपर भी है और न्यायपालिका के ऊपर भी। ऐसे ही न्यायपालिका का नियंत्रण कुछ मामलों में व्यवस्थापिका के ऊपर भी है और कुछ मामलों में कार्यपालिका के ऊपर भी है, ठीक है। तो देखिए आपस में तीनों बैलेंस कर रहे हैं। व्यवस्थापिका का नियंत्रण दोनों पे है, कार्यपालिका पे भी है, न्यायपालिका पे भी है। कार्यपालिका का नियंत्रण व्यवस्थापिका पे भी है और न्यायपालिका पे भी है। न्यायपालिका का नियंत्रण कार्यपालिका पे भी है और व्यवस्थापिका। इस प्रकार से क्या होता है? बैलेंस बना हुआ है यहाँ पे। अब देखिए इस बैलेंस को समझने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? इस सारणी को देखना पड़ेगा। देखिए वहाँ की जो कांग्रेस है, कांग्रेस का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, हमारे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस जो शब्द है उसका अर्थ होता है लोगों का समूह जो होता है, उसको हम कांग्रेस बोलते हैं, उसका अर्थ कांग्रेस होता है। तो वहाँ की जो संसद है उसको कांग्रेस कहते हैं। और कांग्रेस में 2 सदन है। कौन कौन से सदन है? पहला है प्रतिनिधि सभा और दूसरा सदन है सीनेट। सीनेट उच्च सदन है, प्रतिनिधि सभा निम्न सदन है। ये जनता का सदन है, ये सीनियर लोगों का है जो इसमें राज्यों का रिप्रेजेंट होता है। ये हमारे राज्यसभा की तरह है, ये हमारे लोकसभा की तरह है, लेकिन इसमें सदस्य अलग तरीके से चुन के आते हैं, उसमें अलग तरीके से चुन के आते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर किस प्रकार से नियंत्रण करती है, किस प्रकार से इसका रोल रहता है। तो देखिए सबसे पहले
अगर कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका में कौन आ जाएगा अमेरिका में? राष्ट्रपति। ठीक है, यानी कि अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि अमेरिका की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो वहाँ पे कार्यपालिका का नाम आता है, राष्ट्रपति आ जाता है सीधा, सीधी सी बात है। अब राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो यानी कि संसद किस प्रकार से, व्यवस्थापिका का मतलब हो गया वहाँ की संसद, कांग्रेस हो गया इसका तात्पर्य, कांग्रेस का मतलब हो गया प्रतिनिधि सभा और सीनेट। यानी कि वहाँ की जो व्यवस्थापिका है, वहाँ की जो संसद है, वहाँ की प्रतिनिधि सभा सीनेट है, वो राष्ट्रपति पर किस प्रकार से नियंत्रण रखती है और किस प्रकार से बैलेंस करती है। इसको देखते हैं। इसमें अपने पहले लिख दिया था सुविधा के दृष्टिकोण से। देखिए महाभियोग, मैंने बताया था आपको यहाँ पे कि अमेरिका के राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के आधार पर ही हटा सकते हैं। और महाभियोग कब लगता है? जब वो संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता है, संविधान को ध्यान में रखकर कार्य न करके संविधान के खिलाफ काम करता है, देश के खिलाफ काम करता है, देशद्रोह का काम करता है, तब जाके उस पर क्या लगता है? महाभियोग लगता है। तो जब राष्ट्रपति के पास में क्या हो गया कि सारी शक्तियाँ आ गई, समस्त कार्यपालिका शक्ति होगी, तो इससे तो वो निरंकुश हो सकता है। लेकिन संविधान में ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि उसको वो निरंकुश नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर महाभियोग के आधार पर उसको क्या किया जा सकता है? उसको हटाया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी महाभियोग पढ़ाएंगे राष्ट्रपति में, तब इसको और विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। देखिए महाभियोग का जो प्रस्ताव होता है, सबसे पहले प्रतिनिधि सभा में लाया जाता है। ठीक है, फिर प्रतिनिधि सभा में ये 2/3 बहुमत से पारित होकर कौन से में जाएगा? सीनेट में। और जब सीनेट में इसके ऊपर चर्चा होगी तो सीनेट की अध्यक्षता कौन करेगा? बताइए, सीनेट की अध्यक्षता कौन करेगा? उस समय में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता करेगा। यानी कि न्यायपालिका जो है उसका जो सुप्रीम है, उसका जो अध्यक्ष है सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या करेगा? सीनेट की उस समय में अध्यक्षता करेगा। और सीनेट जब उसको दोषी पाती है, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, तो राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ेगा। तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किसको नियंत्रित किया गया है? राष्ट्रपति को नियंत्रित किया गया है, कार्यपालिका को नियंत्रित किया गया कि कार्यपालिका निरंकुश नहीं हो सके। अर्थात अगर राष्ट्रपति मनमानी करने लग जाए महाभियोग, तो उसके ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव लाके संसद क्या कर सकती है? कांग्रेस क्या कर सकती है? उसको पद से हटा सकती है। इसलिए व्यवस्थापिका का किसके ऊपर नियंत्रण हो गया? कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण हो गया, राष्ट्रपति के ऊपर। दूसरा जो नियंत्रण है, नियुक्तियों की पुष्टि, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो भी नियुक्तियां होती है उनका अनुमोदन जब तक सीनेट नहीं करेगी तब तक उनको मान्यता नहीं मिलेगी। ठीक है, देखिए अगर एक कॉमन बात देखी जाए तो दोनों सदनों में अमेरिका में कौन पावरफुल है? सीनेट ज़्यादा पावरफुल है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कंपटीशन के एग्जाम में कि ऐसा कौन सा देश है जिसका द्वितीय सदन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो कौन सा आ जाएगा उसमें? सीनेट आ जाएगा। तो सीनेट जब तक उसको मान्यता नहीं देगी तब तक वो नियुक्तियाँ वैध नहीं मानी जाएंगी। उसके बाद में संधियों की स्वीकृति, अगर राष्ट्रपति किसी देश के दौरे के ऊपर जाता है और कोई संधि या फिर कोई पैकेज की घोषणा करता है और उस पैकेज को जब तक सीनेट मान्यता नहीं देगी, स्वीकृति नहीं देगी, कोई संधि को स्वीकृति नहीं देगी, तब तक क्या होगा? वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी, लागू नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से भी क्या है, इसके ऊपर नियंत्रण है। युद्ध की घोषणा की अगर राष्ट्रपति करता है उसकी पुष्टि कौन करेगी? सीनेट करेगी, उसके बाद ही लागू होगा। बजट पारित कौन करेगी? संसद करेगी। ठीक है, वहाँ की कांग्रेस करेगी। तो इस प्रकार से इन मामलों के द्वारा किसके ऊपर नियंत्रण किया गया? कार्यपालिका के, अर्थात राष्ट्रपति के ऊपर नियंत्रण किया गया, जिससे कि राष्ट्रपति अपनी मनमानी नहीं कर सके। ठीक है, अब देखते हैं कि व्यवस्थापिका न्यायपालिका के ऊपर किस प्रकार से नियंत्रण करती है। तो ये हमने यहाँ लिख दिया है, न्यायपालिका पर नियंत्रण किस प्रकार से होता है। महाभियोग, तो सीधी सी बात है कि महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ चलेगी? प्रतिनिधि सभा में चलेगी, सीनेट में चलेगी। कब चलेगी? जब न्यायपालिका कोई न्यायाधीश संविधान के अकॉर्डिंग काम ना करके संविधान के विरुद्ध कार्य करेगा तो उसके ऊपर महाभियोग कहाँ आएगा? संसद में आएगा, वहाँ की कांग्रेस में आएगा। कांग्रेस वहाँ के सदन का, दोनों सदनों का नाम व्यवस्थापिका का नाम है। न्यायाधीशों की संख्या कौन निश्चित करेगी? संसद डिसाइड करेगी, वहाँ की कांग्रेस डिसाइड करेगी।
तो न्यायपालिका के ऊपर नियंत्रण हो गया। न्यायाधीशों की नियुक्ति की पुष्टि कौन करेगी? वही संसद करेगी, व्यवस्थापिका करेगी। इस प्रकार से इसका नियंत्रण हो गया। निचले संघीय न्यायालयों का गठन का प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? वहाँ की कांग्रेस में लाया जाएगा। इस प्रकार व्यवस्थापिका का नियंत्रण किसके ऊपर हो गया? न्यायपालिका के ऊपर हो गया। अब दूसरा देखते हैं, न्यायपालिका का नियंत्रण कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के ऊपर किस प्रकार से है, यानी कि न्यायपालिका का नियंत्रण अब इनके ऊपर होगा। तो देखिए, कांग्रेस द्वारा निर्मित विधियों की व्याख्या, देखिए कानून बनाने का काम कौन करेगा? व्यवस्थापिका करेगी। अब व्यवस्थापिका करेगी तो कानूनों की व्याख्या कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। यानी कि व्यवस्थापिका भी ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती जिससे कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, संविधान के खिलाफ कार्य होता हो, देश को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कानून हो, तो ऐसे कानूनों को न्यायपालिका क्या कर देगी? उसको रद्द घोषित कर देगी। ये न्यायिक पुनरावलोकन का मैंने बताया था आपको। प्रशासनिक कार्यों की जाँच कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। अगर कार्यपालिका सही तरीके से काम नहीं करती है तो भी न्यायपालिका क्या कर सकती है? न्यायिक सक्रियता के रूप में कार्य कर सकती है। इसलिए न्यायपालिका का भी किसके ऊपर हो गया? नियंत्रण हो गया। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के ऊपर नियंत्रण हो गया। अब बात करते हैं हम कि राष्ट्रपति अर्थात कार्यपालिका व्यवस्थापिका के ऊपर किस प्रकार से नियंत्रण करती है और न्यायपालिका के ऊपर किस प्रकार से नियंत्रण करती है। तो इसको देखते हैं हम, विधेयकों पर वीटो। देखिए, वीटो का मतलब होता है मैं मना करता हूँ, यानी कि स्वीकृति नहीं देना क्या कहलाता है? वीटो कहलाता है। स्वीकृति नहीं देना, मंजूरी नहीं देना, स्वीकार नहीं करना, अर्थात मना करना क्या कहलाता है? वीटो कहलाता है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति 2 प्रकार के वीटो का प्रयोग करता है। एक तो है निलंबनकारी वीटो और दूसरा है पॉकेट वीटो। वीटो पावर, जैसे देखिए कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के ऊपर नियंत्रण कैसे हो गया कि व्यवस्थापिका के द्वारा कोई प्रस्ताव भेजा गया या फिर कोई कानून बनाया गया, तो कानून कब बनेगा? जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसको वीटो कर सकता है, यानी कि 10 दिन के अंदर उसको शिकायत सहित वापस लौटा देगा, यानी कि उसको स्वीकृति नहीं देगा। तो वो कौन सा वीटो कहलाएगा? निलंबनकारी वीटो कहलाएगा। पॉकेट वीटो का मतलब होता है ना तो स्वीकृति देना ना अस्वीकार कर देना, अर्थात उसको अनिश्चित समय तक अपनी जेब में रख लेना। तो ये क्या कहलाता है? पॉकेट वीटो कहलाता है। तो इस वीटो पावर के माध्यम से भी कार्यपालिका किसके ऊपर नियंत्रण रखती है? व्यवस्थापिका के ऊपर नियंत्रण रखती है। दूसरा है संदेश भेजना, यानी कि राष्ट्रपति समय समय पर क्या कर सकता है? संदेश भेज सकता है। प्रशासन से राजनीतिक संबंधी जो भी दिशा निर्देश है वो भेज सकता है। विशेष अधिवेशन, जब राष्ट्रपति को लगता है कि हमारे को विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता है तो विशेष सत्र के लिए भी कौन कह सकता है? कार्यपालिका, अर्थात राष्ट्रपति क्या कर सकता है? विशेष सत्र बुला सकता है। इस प्रकार से ये व्यवस्थापिका के ऊपर क्या करता है? नियंत्रण रखता है। अब बात आती है न्यायपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति न्यायपालिका पर किस प्रकार से नियंत्रण रखता है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन नियुक्तियों को स्वीकृति कौन देगा, यानी पुष्टि कौन करेगा? कांग्रेस करेगी, वहाँ की संसद करेगी। तो न्यायाधीशों के ऊपर दोनों का नियंत्रण होगा। अभी हमने पढ़ा था कि पुष्टि करता है, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघीय अपराधों के लिए समाधान, यानी कि अगर कोई न्यायपालिका ने किसी व्यक्ति को दोषी करार दे दिया है तो उसको क्षमा करने का अधिकार किसके पास में होगा? राष्ट्रपति के पास में होगा। जैसा कि हमारे भारत में भी है। भारत की अगर बात करें तो अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्षमादान दे सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, किसी व्यक्ति को अगर फांसी हो गई तो उसको सजा को उम्र कैद में बदल सकता है। तो इस प्रकार से अमेरिका के संविधान की ये विशेषता है, शक्ति पृथक्करण एवं शक्ति संतुलन। देखिए, इसको एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। अमेरिका के संविधान की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है, शक्ति संतुलन भी इसके साथ साथ में पाया जाता है। देखिए, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का नाम लेते ही हमारा ध्यान अमेरिका की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ अच्छी तरीके से परिलक्षित होती है। तो देखिए, सबसे पहले शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसका है? मॉन्टेस्क्यू का है। मॉन्टेस्क्यू का प्रभाव अमेरिका के संविधान के ऊपर पड़ा। अब मॉन्टेस्क्यू के विचारों को इसके संविधान में अपनाने का कार्य किया गया था, अपनाया गया था। यानी कि सरकार के तीनों जो अंग हैं वो आपस में क्या करते हैं? अपने अपना रोल निभाते हैं, अपने अपनी भूमिका तय करते हैं और साथ में एक दूसरे को नियंत्रण करते हैं। तो ये शक्ति संतुलन कहलाता है। यानी कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है,
और न्यायपालिका पर नियंत्रण रखती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर नियंत्रण रखती है, न्यायपालिका पर नियंत्रण रखती है, न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के पर नियंत्रण रखती है, अर्थात ये आपस में बैलेंस के अनुसार कार्य करती है। ठीक है, इनको नोटबुक में उतार लीजिए, टेबल बना के आराम से इसको अच्छी तरीके से 2-3 बार अध्ययन करेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम राष्ट्रपति देखेंगे और राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ होती है, क्या भूमिका होती है, इसका चुनाव कैसे होता है, कैसे इसके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, ये सारी प्रक्रिया हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।